एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सू चैन की गर्लफ्रेंड उसे कहने लग जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तुम उस तरह की इस तरह पिटाई नहीं कर सकते। उसे ऐसा लगने लग जाता है कि अगर इस तरह चलते रहा ये तो उसे मार देगा। तो वो चिल्लाने लग जाती है और लोगों को कहती है कि कोई है आकर हमारी मदद करे। लेकिन इन सारी बातों से सू चैन को फर्क नहीं पड़ता था। तो वो उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है, जिससे वो पीछे गिर गई थी और अभी भी शॉकिंग हालत में बैठी हुई थी। जबकि सू चैन ने शियाओ के गले को जोर से पकड़ा हुआ था और वो भी बड़ी मुश्किल से चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम मुझे जाने दो। सू चैन आगे से अजीब सा फेस बनाकर उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें इतना जल्दी नहीं मारने वाला। और ये कहते साथ ही उसे छोड़ देता है। तो इस बार गले में उसे दर्द हो रहा था और वो खांस रहा था और बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। सू चैन तो वहां से चला गया था, तो पीछे से उसके जेफ जल्दी से श्याओयू के पास आ जाती है और इसे उठाते हुए कहने लग जाते हैं कि श्याओयू तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो ये कहने लग जाते हैं कि सू चैन देखो, अभी मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। जल्दी से घुटनों के बल बैठकर मुझसे सब के लिए माफी मांग लो। हो सकता है कि मैं तुम्हें इसके लिए माफ भी कर दूं, वरना मैं फ्यूचर में तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतना सुनना ही था कि सू चैन दोनों की तरफ गुस्से से देखता है, तो वो दोनों ही वहीं पर खामोश हो जाते हैं, काफी डरे हुए थे। फिर दोनों वहां से भागने लग जाते हैं और वो शियाओ से कहने लग जाता है कि बस तुम मेरा वेट करना। तो जबकि ये कहने लग जाता है कि तुम दोनों बेकार हो और कुछ नहीं। तो अब ये फिर उसी हाउसिंग डिपार्टमेंट में चला गया था, जहाँ पर ये अपना घर किसी बिजनेसमैन को बेचना चाह रहा था। लू फिर इसके लिए बहाने लेकर आता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें उसके पैसे भी दे दूंगा, मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ, तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। और अपने मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि इसकी कार की कीमत 1 मिलियन होगी, लेकिन ये 7 लाख देने के लिए ही तैयार हो गया। तो अगर ये 7 लाख में मुझे बेचना चाहता है तो ये तो एक बुद्धू निकला, तो मैं उसे जल्दी बेचकर सारा मुनाफा कमा लूंगा। सूचन जब उसे ये कहने लग जाता है कि मुझे ये पैसे चाहिए, क्या तुम पूरे के पूरे पैसे पे मुझे कर दोगे। तो वो कहने लग जाता है कि हाँ हाँ, मैं ये पैसे तुम्हें दे दूंगा, बस तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करना होगा और पैसे तुम्हारे हो जाएंगे और ऑनरशिप भी मंडे तक मेरे पास आ जाएगी। वो उससे कॉन्ट्रैक्ट बुक ले लेता है और मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि उस टाइम में तुम किसी भी घर में रह सकते थे अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो। क्योंकि हर जगह काफ़ी ज़्यादा खतरा होता था, इसलिए कोई भी घर में रहना पसंद नहीं करता था, इसलिए तो ये अपना घर बेच रहा था, क्योंकि ये उसके लिए अब फालतू होने वाला था। खैर, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद इसे मैसेज रिसीव होता है, जिसमें से 7 लाख रुपए मिल चुके थे। और उस बिल्डिंग से बाहर आते वो भी ये भी कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि अब बाहर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं चेंगडू में हूँ, तो यहाँ पर अर्थक्वेक्स हैं, सुनामी है या वोल्केनिक इरप्शन हो, अभी तक यहाँ पर आने में उन्हें काफ़ी वक्त लगेगा। और भी अभी यहाँ पर ये मौसम वगैरह आने में भी थोड़ा बहुत सा टाइम है, तो मुझे फ़िलहाल इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो एक खंबे के पास से गुजरा था जहाँ वो फास्ट लोन्स के बारे में लिखा गया था। तो बस इसके बारे में देखने के साथ ही वहीं पर खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये तो मुझे जल्दी ही इंटरेस्ट लोन दे देंगे, मेरा इसके बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया होना चाहिए। और फिर वो बैंक को कॉल कर देता है और उन्हें ये कहने लग जाता है कि मुझे कंपनी लोन चाहिए, अगर आप चाहें तो आप मेरी प्रॉपर्टी को उसके बदले में रख सकते हैं, तो क्या आप मुझे लोन देना पसंद करेंगे। खैर, इसके बाद ही वो जैसे बैंक में पहुंच गया था, तो वहां पर एक लड़का ये कहने लग जाता है कि ए हैंडसम, अगर तुम्हारे घर की बात की जाए तो हमें नहीं लगता कि उसकी इतनी कीमत है कि उसके बदले में हम तुम्हें कुछ अच्छा दे पाएंगे। सूचन उन्हें कहने लग जाता है कि वेल, उस घर के बदले में मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे। और जो उसके सामने बंदा बैठा हुआ था वो मोटा था और वो श्याओ का ही बड़ा भाई था, और ये कहता है कि ये पिछली लाइफ में भी माउंटेन पर जाकर मारा जाता है। और अब वो से ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसके 5 लाख ही दे सकता हूँ, उसके बदले में तुम्हें प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मेरे पास रखना होगा। और इतना सुनना ही था कि फिर सू जैन अपनी जगह पर खड़ा होकर बैंक को कहने लग जाता है कि मुझे इसके साथ साथ 1 लाख और भी चाहिए होगा, अगर दे सकते हो तो फिर डील करने को तैयार हूँ, वरना नहीं। और इस सब के लिए उसे 1 हफ्ता भी मांग लेता और कहता है कि हफ्ते के अंदर अंदर मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। वैंग उसकी बात सुनने के साथ मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि लगता है कि ये कोई गैम्बलर है, इसके लिए तो ये अपने पेरेंट्स को भी बेच सकता है, इसलिए ये अपना घर गिरवी रखवा रहा है। और फिर वो कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट रखने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम अपना घर देना चाहते हो तो मैं भी ये कर ही सकता हूँ। और वो उसे सब के लिए 6 लाख रुपए दे देता है, जिसका मैसेज उसे जल्दी रिसीव हो गया था। पैसे लेने के साथ ही वो कहीं जा रहा था, तो उधर हम देखते हैं कि इसकी जेफ अपने भाई को ये कहने लग जाती है कि मुझे सिर्फ उसका घर चाहिए था, लेकिन देखो वो मुझे कितना नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। जबकि शाओ ये कहने लग जाता है कि अब जब मेरी उसकी मुलाकात होगी तो फिर उसे मैं सबक ज़रूर सिखाऊंगा और मैं अपने बड़े भाई को कहकर उसे मरवा दूंगा। वो दोनों बस इसी के बारे में बातें कर ही रहे थे
कि तभी सामने सूचैन पर उसकी नज़र पड़ जाती है और उसके जी कहने लग जाती है कि शाओयू, ये सूचैन है ना या मुझे वहम हो रहा है। जिस पर वो आगे देखता हुआ कहने लग जाता है कि हाँ ये वही है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उसकी जेब कहने लग जाते हैं कि हमें इसे फॉलो करना होगा और देखना होगा कि आखिर ये आजकल क्या कर रहा है और क्या करने की आगे कोशिश करने जा रहा है। फिर वो एक होटल के बाहर पहुंच गया था, उसका नाम था ग्रीन सिटी होटल, और ये कहने लग जाता है कि जहाँ तक मुझे याद है जब यहाँ पर वाटर वगैरह आया तो सारे के सारे होटल्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, घर भी कुछ वगैरह डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन यही ग्रीन सिटी होटल था जो कि इन सारी नेचुरल डिजास्टर्स के बावजूद भी यहाँ पर टिका रहा। और वैसे भी मैंने यहाँ पर सुना है कि एक स्विमिंग पूल भी है और इसके यहाँ प्रेसिडेंशियल सूट भी अच्छे से वेल इक्विप किया गया है। ये मेरे लिए अच्छा आइडिया होगा अगर मैं यहीं पर अपनी बेस बना लूँ तो इसका मुझे आगे जाकर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और ऊपर से मैं अपनी बात कर लूँ तो मैंने काफ़ी सारा खाना भी इकट्ठा करके रखा हुआ है जो कि मेरी स्पेस में है। जब भी मुझे चाहूँगा मैं उस खाने को हासिल कर सकता हूँ और उसे खा पी सकता हूँ, तो इसलिए मुझे खाने पीने की भी टेंशन नहीं रहेगी। कि फिर एक लड़की जिसका नाम था लियो उसके पास आने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैं इस होटल के रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो सो चैन उसके पास जाकर कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर 1000 टेबल चाहिए क्योंकि मैं एक दावत रखने वाला हूँ, क्या तुम उनका अरेंज कर सकती हो। तो इस पर लियो एक दफ़ा तो हैरान हो गई थी और कहती है कि आपने क्या कहा कि आपको पूरे 1000 टेबल चाहिए। खैर फिर वो तो ये भी बताने लग जाती है कि हमारे पास टेबल्स के अलग अलग रेट भी हैं, आपको कौन सा टेबल चाहिए, हमारे पास 1000 पर टेबल भी है, 5000 पर भी टेबल है, 10,000 पर टेबल भी है और 30,000 पर टेबल भी मौजूद है। और मानी मन ये भी कहने लग जाते हैं कि ज़रूर ये कोई अमीर होगा। सोचैन उसे कहने लग जाता है तो ठीक है फिर 10,000 पर टेबल के हिसाब से मेरे लिए 1000 टेबल रख लो, उसके टोटल 10 मिलियन हो जाएंगे। डिपॉजिट के तौर पर मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा और तुम ये सारा अरेंजमेंट एक हफ्ते में करवा लेना। और मानी मन में ये कहने लग जाता है कि लगता है कि इस होटल के स्टैंडर्ड तो बहुत ही हाई है। तो लियो से कहने लग जाते हैं कि ठीक है अगर आप 5 लाख देने के लिए तैयार हैं तो फिर तो मैं भी तैयार हूँ, हम आपके लिए सारे अरेंजमेंट करवा लेंगे। और फिर मन मन में ये कहने लग जाती है कि ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर इस्तेमाल होना है उसकी कीमत पे कर रहा है, लेकिन अमीर लोग यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ कनेक्ट करके मुझे भी काफ़ी अच्छा फील होता है। फिर वो उसे साइड पर दिखाते हुए कहने लग जाती है कि आपको किस नाम से पुकारा जाए, तो आगे से कहने लग जाता है कि तुम मुझे सुचैन के नाम से पुकार सकती हो। फिर वो जब उसे ये कहने लग जाते हैं कि क्या मिस्टर सु आपको शादी करने वाले, तो उस पर वो कहने लग जाता है कि हाँ तुम ऐसा ही समझ लो। और ये सारी बातें उनसे मैनेज करने के बाद वो जैसे होटल से बाहर आया था तो अब काफ़ी खुश हो गया था और कहने लग जाता है कि मैंने 10 मिलियन की डिशेज़ का ऑर्डर उन्हें काट दिया सिर्फ 50,000 रुपये डिपॉजिट करवा के, और एक आइस क्यूब की कीमत एपोकलिप्स में बिलियंस में हो जाएगी, तो पता होना चाहिए कि इन सारी की कीमत कितनी बढ़ने वाली है। ये तो बाहर चला गया था तो पीछे से लियो अब काफ़ी खुश हो गई थी और वो ये कहने लग जाती है कि अगर ये प्रेसिडेंशियल सूट को यहाँ पर बुक कर रहा है इसका मतलब है कि इससे शादी करने वाली काफ़ी खुशकिस्मत है कि ये अपनी शादी पर इतना ज़्यादा खर्चा जो कर रहा है। और तभी ही वहाँ पर उसकी जीएफ आ गई थी और आते साथ ही वो लियो को कहने लग जाती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो बंदा यहाँ पर क्या कर रहा था। लियो उसे देखने के साथ ही कहने लग जाती है कि क्या तुम उस बंदे की बात कर रहे हो जो कि अभी यहाँ से गया, लेकिन बाय द वे तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि आखिर तुम लोग कौन हो। जिस पर वो लड़की ये कहने लग जाती है कि उसका नाम सूचैन ही है ना और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। लियो से ये बताने लग जाती है कि अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना तो उसने एक बैंक्वेट का ऑर्डर दिया है, उसमें पूरे 1000 टेबल सजाए जाएंगे और वो शादी करने वाला है। अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम काफ़ी लकी हो। और मानी मन में ये कहने लग जाती है कि आखिर इन अमीर लोगों को ऐसी लड़कियां क्यों पसंद आ जाती हैं। बस इतना ही सुनना था कि उसके जीएफ और शियाओ दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो इसी सोच में पड़ गए थे कि आखिर इसके बाद इतने पैसे कहाँ से आ गए कि इसने 10 मिलियन बैंक्वेट का ऑर्डर दे दिया। जिस पर लिए उन लोगों को ये बताना लग जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि ये गेम वगैरह खेलना तो अमीर लोगों का काम होता है, वो अपनी वेल्थ इसलिए छुपा कर रखते हैं ताकि उनकी पार्टनर या उनका पार्टनर उनके पीछे न पड़ जाए सिर्फ इसलिए कि वो अमीर हैं, और शादी से पहले ही वो अपनी सारी वेल्थ रिवील करते हैं। इस पर उसकी जी आपसे भी पूछने लग जाती है कि मैरिज करने से पहले क्या वो ऐसे सडनली डिसअपेयर हो जाते हैं और हमसे कोल्ड बिहेवियर करते हैं। तो उसका जब के साथ खड़ा हुआ शाओ कहने लग जाता है कि वो तो एक बोट लिकर है, तो भला वो इतना कैसे अमीर हो सकता है। बस ये सुनने के साथ ही लियो वो पैसे ट्रांसफ़र का उनको दिखा देते और कहते हैं कि देख लो उसने खुद ही मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि वो अमीर नहीं है तो फिर ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब वो दोनों इसके बाद ही बाहर आकर बैठे हुए थे। शियाओ अपनी बहन को कहने लग जाता है कि उसने पूरे 1000 टेबल का बैंक्वेट लगा दिया, वो भी 5 स्टार होटल में, तो वो किसे इनवाइट करेगा। तो इस पर वो कहती है कि वो ज़रूर अमीर लोगों को इनवाइट करेगा और यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी भी उन सारे लोगों के सामने रिवील कर देगा।
और इतना सुनने के साथ तो xiao के मुँह में भी पानी आ गया था और आगे बढ़ते उसे कहने लग जाता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो इस पर वो ये कहने लग जाती है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना होगा। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुई थी और ये कहने लग जाती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा इमेजिन ही नहीं किया था कि मेरी सूचैन जैसे बूटलेगर के साथ शादी होगी और वो बाद में इतना अमीर निकलेगा। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं।